Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. सुबह हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखा, ठीक है, और अब हम देख लेते हैं उन सारी न्यूज़ को जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एज अ करंट अफेयर। पहले ही क्वेश्चन में एज अ न्यूज़ यह हमें पूछ रहा है कि भाई इंडिया ने ऐसे किस कंट्री के साथ में अपने एनर्जी पार्टनरशिप को रिन्यू किया है, ठीक है, टू बूस्ट एनर्जी एंड नेट जीरो गोल। नेट जीरो किसका? कार्बन का, ठीक है। तो 2020 में, जून 2020 में साइन किए थे हम डेनमार्क के साथ में एमओयू, जिसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। अब एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसके सेक्रेटरी कौन है अभी, ठीक है, या जब भारत ने डेनमार्क के साथ में अपना एमओयू दोबारा से रिन्यू किया या पार्टनरशिप को रिन्यू किए या पार्टनरशिप को एक्सीड किए, तो उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी कौन थे? तो वो हैं पंकज अग्रवाल। इस तरह से भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, खास करके एसएससी में, ठीक है। और कब किए थे साइन? 5 जून 2020 को किए थे एमओयू साइन, ठीक है। जब भी कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी अदर कंट्री के साथ कोई भी पार्टनरशिप कर रहा होता है, ठीक है, या किसी नए एक डिपार्टमेंट या कोर एरिया पर डेवलपमेंट की बात कर रहा होता है, इसका मतलब होता है वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे में वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, सेक्रेटरी हो गया, मिनिस्टर हो गया, ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में इन्हें पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि एज ऑफ मई 2025 हु इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो, अब जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है, या तो एमओयू साइन हुआ है किसी के बीच में, या पार्टनरशिप हुई है, या मिनिस्ट्री ने कुछ ऑर्गेनाइज कराया है, या मिनिस्ट्री ने कुछ न्यू लॉन्च किया है, इसलिए उस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मिनिस्टर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे मिनिस्टर पूछ लिया तो वीरेंद्र कुमार जी हैं। आगे देखते हैं। आगे सीधी सी बात यह है कि जो लोग वृद्ध हो रहे हैं, एजेड हो रहे हैं, उनके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वेलफेयर एक पोर्टल निकाला है, एक इनिशिएटिव लिए उन लोगों के वेलफेयर के लिए, जिसमें उन्होंने इवेंट को नाम दिया था एजिंग विद डिग्निटी। मतलब उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी रहे। डिग्निटी का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्वामित्व, ठीक है, आपका वर्चस्व क्या है, डिग्निटी, ठीक है। तो वहीं पर इस इवेंट के दौरान एक एमओयू साइन हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है भाई? तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ में एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्चुअली हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया 5 सीनियर सिटीजन होम्स, जो कहाँ पे है? तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि तवांग किस स्टेट में है एज ए सिटी, ठीक है। उसके बाद में वोखा कहाँ है? नागालैंड में है। फिर वेल्लोर तमिलनाडु में है। फिर अनकपल्ली आंध्र प्रदेश में है। फिर नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इन 5 जगह पर वृद्ध लोगों के लिए होम वर्चुअली इनॉग्रेट किए प्रेसिडेंट ने। आगे पूछ रहा है कि इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, एमएसएमईज के कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया में देखने के लिए। तो भाई नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट रिलीज की है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये रिलीज की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलके ये रिलीज की है। तो अब एग्जाम में या तो तुमसे सीधे सीधे टाइटल पूछ लेंगे, ठीक है, एनहांसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, ये रिपोर्ट थी। अब रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। अब की फाइंडिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नीति आयोग बना कब, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे। तो 1 जनवरी 2015 को बना। और पहली मीटिंग भी पूछ सकते हैं कि पहली मीटिंग कब हुई, तो वो 8 फरवरी 2015 को हुई, ठीक है। अब रिपोर्ट में बताया है कि 2020 से लेकर 2024 में अगर तुम एमएसएमईज को देखोगे तो एमएसएमईज ने शेड्यूल बैंक से कितना क्रेडिट लिया है, और उस क्रेडिट को ऐसा परसेंटेज अगर देखोगे तो वो कितना इंक्रीज हुआ है? वो हुआ है 14 से 20% इंक्रीज। वहीं पर अगर तुम मीडियम इंटरप्राइजेस देखोगे तो मीडियम इंटरप्राइजेस में कितना हुआ है इंक्रीज? 4 से 9%, ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे भाई ईडी के बारे में पूछ रहा है कि ईडी कब इस्टेब्लिश हुआ, इस तरह से भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब ईडी क्यों आया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ईडी का 69th हम इस्टेब्लिशमेंट डे मनाए हैं, मतलब फाउंडेशन डे मनाए हैं, ठीक है। तो ईडी कब बना, 1956 में। और एसएससी में तो इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। बोल रहा है कि 2014 से लेकर 24 के बीच में अगर इन 10 सालों में देखोगे तो 5113 न्यू पीएमएलए इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, ठीक है। और वो कितने 500 केसेस पर हुई हैं पर ईयर के हिसाब से अगर तुम देखो तो, ठीक है। इस तरह से ही फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बता रहा है कि 775, ठीक है, 775 पीएमएल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और जिनमें प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स हैं 333, ठीक है। तो मेनली इंपॉर्टेंट है कि अभी के हिसाब से कि इसको इनॉग्रेट कौन किए थे, या तो सीधे सीधे ये आ सकता है कि जब 69 डे तुम मना रहे थे ईडी का, तो उस टाइम पे वहां पर प्रिसाइड कौन कर रहा था, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के लिए पंकज चौधरी जी थे जो प्रिसाइड कर रहे थे। और दूसरी चीज इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि मई के पहले संडे को दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा डे है जो वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है या ऑब्जर्व करता है, ठीक। तो वो है वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। अब वर्ल्ड लाफ्टर डे इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टार्टेड इन 1998 बाय मदन कटारिया जो कि फाउंडर हैं लाफ्टर योगा के, ठीक है। उसके बाद में इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, लाफ फॉर हेल्थ पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। फर्स्ट कहां पर मनाए थे डे सेलिब्रेट किए, मुंबई में 11 जनवरी और 1998 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि किस ईयर में योगा गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि ही रिसेंटली पास्ड अवे। अब जब पास्ड अवे हो गए तो उनसे रिलेटेड जब भी कोई पर्सनैलिटी एक्सपायर होती है, ठीक है, तो उन्होंने कब कोई अवार्ड रिसीव किया है और वो अवार्ड कितना रैंक्ड है, ठीक है, इंडिया में नेशनल लेवल पर उसकी रैंकिंग क्या है, और वो पर्सन किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड भी पूछा जा सकता है अगर पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है अपने आप में, ठीक है। तो योगा गुरु जो शिवानंद सरस्वती हैं उनको पद्मश्री कब मिला, 2022 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1896 में, ठीक है, सालसेट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और ये अभी बांग्लादेश में है ये, ठीक है। ये पूरा जो है ये अभी बांग्लादेश में है रीजन, ठीक है। पद्मश्री मिला 2022 में और 2019 में 2 अवार्ड मिले हैं। योग रत्न अवार्ड मिला है, बेंगलोर में इनको मिला, और वसुंधरा रत्न अवार्ड मिला, ठीक है, रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल फॉर कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी के लिए। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि डीआरडीओ ने भाई अभी एक मेडन फ्लाइट ट्रेल किया है, तो पूछ रहा है कि वो किस साइट से किया है, ठीक है। तो वो शेवपर ट्रायल साइट से किया है, मध्य प्रदेश एमपी से, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है, 62 मिनट तक रहा इसका, 70 किलोमीटर के अराउंड इसका एल्टीट्यूड पर पेलोड रहा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। डेवलप किसने किया है, तो डेवलप किया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा जो है उसने इसे डेवलप किया है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि सलेह बिन ब्रैक जो हैं उनको एज अ पीएम अपॉइंट किया गया है, किस कंट्री का। पहली बात तो ये 2019 से यमन के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 2018 से
2024 के बीच में रिजीम चल रही थी, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स को यमन मना कर रहा था। यमन की जो अपोजिशन है, जो सोसाइटी है, वो कंजर्वेटिव थॉट्स के थ्रू इन चीज़ों को, रिफॉर्म्स को मना कर रही थी। जब मना कर रही थी इन चीज़ों को, तो जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था 2024 में, और उसके बाद से ये एज ए एक्टिंग पीएम बनाए जाने की इन पर बात चल रही थी। लेकिन अब जो वहाँ की प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, उसने इनको एज ए पीएम नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, इनसे पहले अमीन अब्दुल मलिक सईद सर्व किए थे एज अ पीएम 2018 से लेकर 24 में, और इन्होंने रिजाइन ही इसीलिए किया था क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जा रहा था। ही वॉज अनेबल टू एक्सरसाइज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। आगे देखते हैं, आगे बात है एंटनी नॉर्मन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, और ये फर्स्ट पीएम, ऐसे फर्स्ट पर्सन हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि 2 डिकेड के लिए कॉन्टिन्यूसली पीएम बने हैं। ठीक है, 2 बार लगातार पीएम बने हैं, ऐसे पहले ऑस्ट्रेलियन पीएम बन गए हैं ये। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है किस पार्टी से रिलेटेड है, तो लेबर पार्टी से रिलेटेड है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन पीएम इन 2 डिकेड्स टू विन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 3-year टर्म। ठीक है, मई में ये 31st पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने थे 2022 में, और उसके बाद लेबर पार्टी से ही रहे हैं, और अब दोबारा से इनको इलेक्ट कर दिया गया है। आज के करंट अफेयर के सेशन में हमने देखा कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, कोई कहीं पे एज अ पीएम अपॉइंट हो रहा है, 2 पीएम के हमने अपॉइंटमेंट्स देखे। तो जब भी किसी कंट्री में कोई अपॉइंटमेंट होता है, तब डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में आईआर के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि यमन की करेंसी क्या है, यमन की कैपिटल क्या है, या जो अभी नए पीएम बने हैं उनसे पहले पीएम कौन थे। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का में ऐसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जब भी कोई भी आप इस तरह से न्यूज़ पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, तो वहीं पर आप उस चीज़ को अंडरलाइन करिए, ये चीज़ें हमेशा टैकल करते रहिए। इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में कुछ नया नहीं बाहर से पूछ लिया जाता है, इन्हीं चीज़ों को घुमा के पूछेंगे। जो भी चल रहा है करंट में, उसको या तो स्टैटिक तरीके से पूछ लेंगे, अगर आपके एग्जाम के नेचर पर डिपेंड करता है वो किस तरह का है। जैसे वनडे एग्जाम है, उनमें आईआर का डायरेक्ट कोई भी इस तरह से रोल प्ले नहीं होता है, तो उनमें क्या पूछ लेंगे, जो भी 2 कंट्रीज़ के बीच में कुछ चीज़ चल रही है तो उस कंट्री का कैपिटल पूछ लेंगे, करेंसी पूछ लेंगे, या विद रेस्पेक्ट टू कौन सी इंडिया में ऐसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, तो वहाँ की सेक्रेटरी पूछ लेंगे, मिनिस्टर पूछ लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही अपने तैयारी को बूस्ट करते रहिए, उसको एनहांस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।